फ्रिक्शन, घर्षण। इस एजुकेशनल वीडियो में हम फ्रिक्शन या घर्षण को समझेंगे। यदि किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे स्टेशनरी सॉलिड ऑब्जेक्ट में इस तरह से रखा जाए कि उनके सरफेस एक दूसरे को टच में हो, यानी कि एक दूसरे को टच करें, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि यह फोर्स एक लिमिट से कम है तो पहला ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा, और यदि यह फोर्स एक खास लिमिट से ऊपर है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा। जो अपोजिशन फोर्स पहले ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने से रोक रहा है तो उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में भी हम देख रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बॉडी के मोशन या जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ऑब्जेक्ट के प्लेन के नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करती है। डायग्राम 1 में ऑब्जेक्ट पर थोड़ा सा फोर्स लगाया गया है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम है। डायग्राम 2 के अनुसार जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी गई तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ गई। डायग्राम 3 में फोर्स की वैल्यू और बढ़ा दी गई और ऑब्जेक्ट के जस्ट मूव होने के पहले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और एक बार ऑब्जेक्ट मूव होने लगे तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसा कि हम डायग्राम 4 में देख रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जब कोई कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही हो तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। चलते हुए व्हीकल को रोकने के लिए ब्रेक पैड, ब्रेक रोटर पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। हमारा सड़क पर या किसी स्थान पर चलना फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। बच्चे स्लाइड पर नीचे की ओर फिसलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइड में ऊपर की तरफ लगता है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का कारण। किसी बॉडी का सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। यदि किसी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस को भी माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें भी, यानी कि उसके सरफेस पर भी हमें बहुत सारे इरेगुलरिटीज देखने को मिलेंगी। जब बॉडी ए को बॉडी बी पर रखा जाए तो दोनों के सरफेस में इरेगुलरिटीज के कारण इंटरलॉकिंग हो जाएगी। शार्प पॉइंट्स पर अत्यधिक प्रेशर के कारण एक तरह से कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है, यानी कि इनमें कोल्ड वेल्डिंग हो जाएगी, जिसे सरफेस एडिशन या सतही आसंजन के रूप में भी जाना जाता है। जब एक्सटर्नल फोर्स को ए व बी के बीच रिलेटिव मोशन पैदा करना हो तो उसे इस इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ता है, जिस कारण से दोनों सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन का विरोध होगा। यही विरोध करने वाला फोर्स या अपोजिशन फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में एक्ट करता है। फ्रिक्शनल फोर्स 4 तरह के होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्थैतिक घर्षण बल। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, गतिज घर्षण बल। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लॉटरिंग घर्षण बल। और फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स, द्रव घर्षण बल। अब हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के टच में हो व उनके बीच रिलेटिव मोशन 0 हो तो इस तरह के फ्रिक्शनल फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि यदि दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस कांटेक्ट में हो और उनके बीच रिलेटिव मोशन 0 हो तो यह स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जब तक बॉडी रेस्ट पोजीशन में रहेगी, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर परंतु अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है।
स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शनल भी कहते हैं और इसकी वैल्यू होगी Fs इज इक्वल टू म्यू एस आर, जहां म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और आर नॉर्मल रिएक्शन है। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, एक रेस्ट पोजीशन में रखे बॉक्स को फोर्स F द्वारा पुश किया जाता है। क्योंकि फोर्स F फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, इसलिए बॉक्स मूव नहीं करेगा। फोर्स बढ़ाने पर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। फिर ऐसी स्थिति आएगी जब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा और इसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। जब व्यक्ति द्वारा लगाया गया फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है तो बॉक्स मूव करने लगेगा और जब बॉक्स मूव करने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स गतिज घर्षण बल। जब दो सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो उस फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन को Fk से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा Fk इज इक्वल टू म्यू के आर, जहां म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है और आर नॉर्मल रिएक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन, लौटने घर्षण बल। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर रोल कर रही हो यानी कि लुढ़क रही हो तो सरफेस व बॉडी के बीच रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। फ्लूइड फ्रिक्शन। जब फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन के कारण फ्रिक्शन होता है तो उसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है। लॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा बॉडी के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है व दो सरफेसेस के टेंजेंट के रूप में एक्ट करता है। जब तक दो सरफेसेस के बीच नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड सरफेस के शेप व एरिया पर निर्भर नहीं करता। लिमिटिंग फ्रिक्शन दो सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं कि नॉर्मल रिएक्शन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। FL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जहां पे आर नॉर्मल रिएक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स F नॉर्मल रिएक्शन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे और इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वह कांस्टेंट है म्यू। तो हमारा फॉर्मूला हो रहा है F इज इक्वल टू म्यू आर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू F अपॉन आर। म्यू को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सरफेसेस के पैरेलल होता है वह डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है। फ्रिक्शनल फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के कारण होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण दो बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन कम होता है। रफ सरफेसेस के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है और स्मूथ सरफेस के लिए कम होता है। सॉलिड बॉडीज के बीच फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड के बीच व गैस के बीच नेग्लिजिबल या जीरो होता है। दो सरफेसेस के एरिया के बीच फ्रिक्शनल फोर्स निर्भर नहीं करता, बल्कि आप ध्यान दीजिए दो सरफेसेस के एरिया के बीच, यानी सरफेस बड़े हैं छोटे हैं उनका एरिया क्या है, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये नेचर ऑफ सरफेस और सरफेस की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ सरफेस को ही हम सरफेस की प्रकृति कहते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता, यह नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हम चल पाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हम कागज पर या बोर्ड पर लिख पाते हैं।
फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही व्हीकल्स रोड पर चल पाते हैं, वह स्किड नहीं करते, फिसलते नहीं हैं। गाड़ी में ब्रेक भी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही लग पाता है। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही व्हील्स पर बेल्ट चल पाते हैं। कील व स्क्रू की पकड़ भी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही होती है। बेल्ट व व्हील के बीच में फ्रिक्शन के कारण ही पावर एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही मशीन के पार्ट्स में खराबी आती है या टूट फूट होती है। ज्यादा फ्रिक्शन के कारण मशीन गर्म हो जाती है व इसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सरफेस पर पॉलिश कर फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। मशीन के डिफरेंट पार्ट्स में लुब्रिकेंट्स के कारण फ्रिक्शन को कम किया जाता है। बॉल बीयरिंग की मदद से काइनेटिक फ्रिक्शन को कम किया जाता है।